हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे साइंस का प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। समझाऊंगा मैं आपको, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको मैथ्स का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों समझा चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जितने सब्जेक्ट की बनाई है। मैं आपको साइंस का हिंदी मीडियम को समझा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जितने भी क्वेश्चन है वो समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो इसी प्रैक्टिस पेपर के बेस पर ही रहेगा, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ। पहले पार्ट में 7 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का ईच होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का ईच होगा। सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो 4 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है। बाकी कहा गया कि इंटरनल चॉइस भी दे रखी है इसमें, मतलब बीच बीच में ऑप्शन भी दे रखे हैं कि ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे, सॉल्यूशन के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ बॉय सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। एक जो बॉय है ना वो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, मतलब उसे जो है जुकाम लगा हुआ है। तो पहला यहाँ पे पूछा गया है, देखिए 2 मार्क्स का, टू द पॉइंट आपको बताना है। विच टाइप ऑफ डिसीज़ इज़ दिस, ये किस प्रकार की डिसीज़ है, एक्यूट या क्रॉनिक। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, ठीक है, लेकिन जो है स्प्रेड रैपिडली होती है, तेज़ी से होती है। विच स्प्रेड रैपिडली बट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज़। समझ में आ गया। फिर इसने यहाँ पे दूसरे में पूछा है कि ये 2 एग्जाम्पल दीजिए क्रॉनिक डिसीज़ के। देखिए क्रॉनिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है विच स्प्रेड स्लोली बट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है, और स्प्रेड जो होती है वो स्लोली होती है। स्प्रेड मतलब फैलाना या फैलना, ठीक है। तो कौन सी डिसीज़ है क्रॉनिक, आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, टीबी है, ठीक है। ये क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिए और समझा भी दिया। नेक्स्ट है, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ये कह रहा है जो छोटे जी की वैल्यू है, आपको पता है ना छोटा जी क्या होता है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है ये, ठीक है। मतलब देखो हर ये जो जी है ना, हर प्लैनेट पर अलग अलग होगा। जैसे अगर हम सैटेलाइट की बात करें ना, मून, तो मून पर भी अलग होगा। ये जी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि जो जी है वो पोल्स पर अलग है, इक्वेटर पर अलग है, ठीक है। ऐसे कैसे, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, इट इज एलिप्सॉइड। मतलब कहने का कि अर्थ जो स्फीयर नहीं है वो एलिप्सॉइड है। और वैल्यू ऑफ जी इज कंपेरेटिव मोर एट पोल्स, इसलिए पोल्स पर ज़्यादा वैल्यू होती है, इक्वेटर पर कम होती है, ठीक है। जो धरती हमारा जो ग्रह है उस पर। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो जी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अगर हम पोल पे बात करें ना तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में जो ब्रैकेट में लिखा होगा आपको वो वैल्यू लेनी है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अभी हम जब आगे करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो जी है वो चेंज होगा हर जगह, ठीक है। मून पर अलग है, तो मून पर जो 1/6 हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धरती पर 60 न्यूटन का है, ठीक है, तो मून पर अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 10 न्यूटन का रह जाएगा। 60 तो मैंने बहुत कम बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई ना। मतलब 6 से डिवाइड कर देना मून के लिए। तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको साथ से बताता जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। आगे सुनिए। फिर नेक्स्ट है, यदि आपका भार, देखो आगे क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, इंग्लिश में हम देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं हिंदी में ऑलरेडी बना चुका हूँ। इफ़ योर वेट इज़ 66 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। देखो ये कह रहा है आपका जो वेट है, देखो आप जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं कि सर हमारा इतना वेट है, वो आपका मास होता है। जो आप बोलते हैं ना मैं 60 kg का हूँ, 50 kg का हूँ, ये जो kg है ना, kg ये मास होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। अगर ये एन लगा हुआ न्यूटन तो वो वेट होता है। सुन रहे मेरी बात। अब ये कह रहा है कि अगर आपका वेट 66 न्यूटन है,
ठीक है, धरती पर। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून। देखो वही जो मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर समझाया था वही यहाँ पूछ लिया कि अगर आपका वेट अर्थ पर 66 न्यूटन है तो आपका वेट मून पर कितना होगा। तो आपको 6 से डिवाइड कर देना है, 6 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको 11 न्यूटन होगा। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आंसर, तो आप सीधा आंसर ले देंगे क्योंकि 2 मार्क्स का 11 न्यूटन। बस आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब यहाँ लिखे कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप ऐसे करोगे, आप 11 न्यूटन लिख देंगे, ब्रैकेट में आप दिखा देंगे कि भाई 66 को हमने 6 से डिवाइड किया है, तब जाके हमारा 11 न्यूटन आया। समझ में आ गया। 6 से डिवाइड क्यों किया कि जो मून पर जो वेट होगा वो अर्थ का 1/6 होता है। समझे मेरी बात। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। समझ में आ गया, ठीक है, ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी का। क्लियर हो गया आपको। तो 11 न्यूटन कैसे है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस। ये कह रहा है आपका जो मास है क्या वो बढ़ेगा घटेगा मून सरफेस पे। देखिए आपका आंसर क्या होगा कि मास आपका बढ़ेगा घटेगा। देखिए जो मास होता है ना वो बिल्कुल सेम रहता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, मास मतलब पता है क्या है, जो आपकी बॉडी में जो मटेरियल फिल हुआ हुआ है ना, भरा हुआ है जो आपकी बॉडी में जो मटेरियल है वो सारा मास ही तो है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप धरती पर इस समय हैं और आप अचानक मून पर चले जाते तो आपकी बॉडी का जो मटेरियल है वो गायब हो जाएगा क्या, आपका हाथ गायब हो जाएंगे क्या, नहीं ना। तो मास जो होता है वो चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या बोला गया सुनिए ध्यान से। यहाँ बोला गया है अ बॉल फ्रीली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग। देखो हमने क्या करा, एक बॉल है वो छत से उसको हम नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, और वो जो बॉल है वो 2 सेकेंड में नीचे आ जाती है। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो धरती पर नीचे गिरेगी। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक तो होने चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2as, ठीक है, और s इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर प्लस ut, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसी को आपको लगाना होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए कैसे करना है, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता लग गया ना। यहाँ पर देखो, अब आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना तो u 0 होता है, v कुछ होता है। क्यों, क्योंकि देखो हमने ऊपर से जब कोई चीज़ फेंक रहे तो ऊपर हमें कोई ताकत लगानी पड़ेगी, वो ग्रेविटी से अपने आप खींच रही है, तो v अपने आप कुछ हो जाएगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें बोला गया स्पीड निकाले तो v निकालना है, क्योंकि u तो 0 हो गया। a कितना है, देखो जितना ग्रेविटी खींचेगी वो a होगा, तो a बराबर g होगा जब हम कोई चीज़ नीचे फेंक रहे होते हैं। तो हमें g कितना देगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह कितना लग जाएगा 10, और टाइम की जगह हमें 2 रखा है 2 सेकंड। तो v इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 0 का 0 हो गया, 10 to the 20 हो गया, तो 20 में 0 ऐड करें 20 आ गया। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अब मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो केवल आंसर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इन्होंने ना सॉल्व करके नहीं दिखाया, तो जैसे मैंने सॉल्व करा वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुन रहे, वीडियो को पीछे करके देख लेना आराम से। अब हमसे आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि आपको हाइट पता लगानी है। देखो जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो हाइट होती है, अगर इसी को हम ऐसे कर देंगे तो ये डिस्टेंस ही तो हुई। तो इसलिए मैंने कहा था ना 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और पेपर में भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि DOE ने सेलेक्ट करा और DOE पेपर बनाएगी,
ठीक है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इससे आइडिया लेके अच्छे से प्रैक्टिस करना। एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। देखो मैंने पहले जब लिखा था यू टी इधर की तरफ लिखा था, बात एक ही, आगे लिखो पिछले को बात एक ही है। अब एस जो है ना वो हाइट है, एस क्या यहाँ पर हाइट है। यू कितना 0 होगा क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। टाइम कितना आपको 2 सेकंड दे रखे हैं, 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपको कॉपी पर करना है। ठीक है, अब आपको अगर परेशानी हो ना कि मैं वर्ड्स के ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, तो ये 10 दे रखा है, ए कितना 10 मैंने आपको बता दिया ना, ए जी के बराबर है। ठीक है 10, और टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 2 × 2। ठीक है, तो ये 0 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस और यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20। ठीक है, तो 0 में 20 ऐड करा 20 आ गया, 20 हमारा क्या आ गया, मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दो कि जैसे अब मैं रात के 10 बजे के आसपास अगर लाइव वगैरह आऊँ तो क्या आप सब मेरे से जुड़ पाएंगे? तो आप कमेंट करके बता देना अगर आप बता पाओ तो। ठीक है, तो क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा इस समय पता नहीं बच्चे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, या मैं वीडियो बनाता करूँगा, आप बाद में देख लेना, ऐसा कर लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों 2-3 दिन में जब भी हो लाइव आना शुरू हो जाऊँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, मैंने सोल्व करके दिखा दी, वैसे आप करना। ठीक है, अब आगे देखो। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। देखो अगर हम खुद को अपने आप को साफ रखेंगे तो वो हमारे गुड हेल्थ के लिए अच्छी बात है ना। राइट एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हेल्थ। ठीक है, आपको 2 कंडीशन आपको बतानी है जिससे हम अपने आप को जो है ना स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य बना रख सकते हैं। तो ये आप बहुत से पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आपके घर में पैसा जो है वो नियमित रूप से आता रहे तो अपने आप सोचते रहेंगे। नहीं तो अगर जैसे एकदम कमाई रुक जाती है तो फिर हम और चीज़ों में मतलब बहुत चीज़ें में कटौती करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कटौती करने लग जाते हैं तो जिसके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये होना चाहिए पब्लिक हाइजीन, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास की सफाई हो, इस तरीके से आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। और एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोसिस द डिसीज इन अ डिसीज पर्सन। ये कह रहा है कि जो डॉक्टर है ना वो किस तरीके से डायग्नोस करता है। ठीक है, जिस पर्सन को बीमारी है ना उसको कैसे पता लगाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी है तो वो उसका कैसे पता लगाएगा। तो हम देख सकते हैं कि वो जो है ना क्या करेगा। देखो डॉक्टर डायग्नोसिस द डिसीज इन अ डिसीज पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिसीज साइन। बिल्कुल सही, साइन देखेगा कि उसमें कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है, जिससे पता लग जाए कि उसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, और सिम्टम्स, और किससे पता लगा सकता है, सिम्टम्स से। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। और बाद में उसको एक यहाँ बोला गया कि एलोब्रेशन, आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप बोलोगे उसके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके ब्लड इस और भी बहुत सारे जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको जो है टेस्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन इसको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे ना, मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इतना कॉपरेट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब आप आंसर लिखोगे ये मत लिख देना, ये बता रहा है कि इसको और बढ़ा करके लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद नेक्स्ट है नेम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज ऑन दीज। ये कह रहा है आपको 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं और उनके चार्ज भी बताने हैं आपको। देखो सब एटॉमिक आपको पता है, जो एटम है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आप कोई से भी 2 बता सकते हैं, यहाँ लिखा है कोई भी 2 बता दें। और फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आपको जो उनके चार्ज भी बताने हैं। तो आप जब कॉपी पे करेंगे, पेपर में करेंगे, तो जब प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन ऐसे प्रोटॉन लिख देना, मतलब पहले तो आप ये आंसर बता देना। फिर इसके बी पार्ट में जब पूछा गया कि इसके चार्ज बताओ प्रोटॉन,
तो यहाँ ऊपर लिखना चार्ज, तो ये कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा है पॉजिटिव, ऐसे बॉक्स बना देना। टीचर भी कहे कि हाँ भाई कितना अच्छा कर रहा है। फिर उसके इलेक्ट्रॉन लिख देना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। और तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, उसका लिख देना नो चार्ज, लिख दोगे ना नो चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि द मास नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 19। ये कह रहा है जो मास नंबर है ना फ्लोरीन का वो 19 है। कह रहा है इट्स एटॉमिक नंबर इज 9 और उसका एटॉमिक नंबर 9 है। राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का सिंबल लिखिए। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स एटम। इसमें जो है ना कितने न्यूट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताना है इसके अंदर। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है आपका ये, तो इसका जो मास नंबर में 19 दे रखा है, तो मास नंबर में कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन अभी हमने 3 सब एटॉमिक में पढ़े थे ना, जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर में से इन तीनों में से किसी एक को घटा दो, क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना, किसी को भी घटा दो क्योंकि तीनों बराबर है। तो मास नंबर में 19 दे रखा है और तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो इनके प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, एटॉमिक नंबर भी 9 है, तो 9 घटा दो तो 10 आ गया, ठीक है। और आपको पता है फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, देखो आप ध्यान से, ठीक है। देखो फ्लोरीन का सिंबल एफ हो गया, आप पूरा पूरा लिखना कि सिंबल इज द सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू एफ। इलेक्ट्रॉन कितने 9, न्यूट्रॉन कितने 10, समझ में कैसे निकाला 10। आप सीधा आंसर भी लिख देंगे, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर में से, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन घटा देने तो आपका आ जाएगा आंसर न्यूट्रॉन का, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद आ जाइए 7वें क्वेश्चन पर। देखिए 7वें क्वेश्चन में बोला गया कि 2 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 6 and 17। ये कह रहा है कि 2 आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर एक का 6 है दूसरे का 17 है, ठीक है। और एक एक्स है दूसरे का नाम वाई है। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसी बताइए। देखो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। देखो अगर आपको किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है या वैलेंसी बतानी है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि देखो कैसे करना है, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा बोर ने शेल दी थी KLMN, ठीक है, KLMN शेल दी थी। तो यहाँ पर मैं 6 दे रखा है, तो पहले वाले में आपको ये याद रखना है कि इसमें 2 ही लेते हैं। कितने लेते हैं, 2। इसमें 8 ही लेते हैं, इसमें 8 ही लेते हैं, ठीक है, इसमें 8 ही लेते हैं, मतलब इसमें 18 ले सकते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला ये होता है 2n का स्क्वायर, ठीक है। 2n का स्क्वायर होता है तो पहले में 1 भरोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तीसरे वाले में कितना आएगा, जब 3 भरोगे तो 18 आएगा। देखो इसमें हम 18 भर तो सकते हैं लेकिन नॉर्मली 8 ही जाते हैं। इस वाले में जो है ना 32 भर सकते हैं, जब हम आगे देखें ना 2 इस तरीके से लेंगे ना तो 32 भर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नॉर्मली 18 लेते हैं एन वाले में। लेकिन आपके कोर्स में ना 20 तक दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इतना रखना है कि के के अंदर 2 लेने हैं, ठीक है, एल के अंदर 8 लेने हैं, एम के अंदर 8 लेने हैं, ठीक है। एन वाले में तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा क्योंकि 2 तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेल में डिवाइड करते हैं ना, आपको पढ़ा होगा ये इस तरीके से, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर ये के शेल होती है, ठीक है, फिर उसके एल शेल होती है, फिर उसके बाद एम शेल होती है, फिर उसके बाद जो है आपकी एन शेल हो जाएगी, ठीक है। कौन शेल हो जाएगी, एन शेल हो जाएगी, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन से किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैं 6 दे रखा है तो यहाँ लिखा है KLMN लिखा हुआ है, तो इसमें 2 भर के, इसमें बचे 4, इस तरीके से बाकी खाली हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैलेंसी समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो पूरा वैलेंसी भी समझाता हूँ अच्छे से। देखो KLMN, तो यहाँ 2 भर गए हैं 4 क्योंकि 6 बोला हुआ है, ठीक है। और हमें कौन सा बोला हुआ है, आप देखोगे हमें बोला हुआ है ये
17 वाला, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, देखो KLMN, तो 2 और इसमें आ गया आपका 4 और ये हो गया 6 वाले का, ठीक है। और 17 वाले का कैसे बनेंगे, 2। अब बताओ इसमें कितने आएंगे, एल में 8, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 17 है तो 10 हो गए। और उसके बाद इसमें कितने आएंगे, 7। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर आपने 8 भर दिए, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये भी आप मत सोचना कि इसमें हमने 10 लिख दिए, यहाँ पे 8 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, समझे। और ये मत सोचना कि इसको हम खाली छोड़ के इसमें भर देंगे, लाइन से चलना है, पहले ये भरना है, फिर ये भरना है, फिर ये भरना है, ठीक है। समझ में आ गई। जैसे आप क्लासेस है ना, पहले 6th क्लास पास करी, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, तो आपको कंटिन्यूसली चलना है। अब सुनो वैलेंसी क्या होती है सब, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, देखो वैलेंसी ना, बाहर वाली जो शेल है ना, देखो बाहर वाली शेल इसके लिए कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके लिए बाहर वाली शेल ये वाली होगी, इसके लिए बाहर वाली शेल कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो जो बाहर वाली जो शेल हमें दे रखी है, ठीक है, बाहर वाली जो हमें शेल दे रखी है इसमें है, तो अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो वैलेंसी 1 हो जाती, 2 लिखा 2 हो जाती, 3 हो जाती, 4 लिखा 4 हो जाती। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 4 लिखा हुआ, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। और अब इसमें बाहर ये है ना 7, बाहर वाले को देखना है, तो ये रूल है, इसकी वैलेंसी कितनी होती, अगर यहाँ 1 लिखा होता तो 1 हो जाती, 2 लिखा तो 2 हो जाती, 3 लिखा 3 हो जाती, 4 लिखा 4 हो जाती। लेकिन जैसे ही 5 आएगा तो 8 में से घटा देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 4 से बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 8 में से घटा देना है, तो इसकी वैलेंसी 1 आ गई। तो समझ में आ गई कि जो 6 वाला है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 ही होगी। और जो 17 वाला है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, अगर यहाँ 4 से बड़ा नंबर आया है तो आप 8 में से घटा देंगे, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। ये तो वैलेंसी बता दी मैंने। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर ये K शेल है, ये L है, ये M है, तो जो बाहर वाली शेल होंगी ना उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर आपसे बोले 6 वाला, पता है 6 वाले का नाम क्या है, कार्बन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है। और ये 17, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इसका जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो है इसका 7, और इसकी वैलेंसी है 8 में 7 का 1। अब आपको समझ में होगी, अब आप ये जो बुक दे रखे ना उसमें भी आपको पूरी टेबल देखना, तो उस पूरी टेबल में आपको क्या करना है कि सारी वैलेंसी अब क्रॉस वेरीफाई करने की आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जैसे अगर बाहर वाली शेल में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगी। बस हाइड्रोजन और हीलियम का थोड़ा अलग रूल याद रखना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन KLMN है ना, तो हाइड्रोजन में 1 ही भरता है, तो ये वैलेंसी इसकी 1 होगी, क्योंकि इसमें 2 ही तो लेते हैं, तो 2 में से क्या 1। हीलियम में क्या 2, बाकी खाली। तो अब देखो केवल में 2 ही तो होते हैं, 2 पूरे भरे हुए तो कुछ चाहिए नहीं, तो 0, ठीक है। समझ में आ गई। अब जैसे मान लो आर्गन ले लो, आर्गन, मैं थोड़ा सा आपको टाइम और लूँगा। अब आर्गन ले लो, आर्गन में 18 नंबर पे होता है, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी। जो आर्गन है ना, आर्गन 18 नंबर पे होता है, बुक खोल के भी देखना, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आप देखो ये पूरा भरा हुआ, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। जो पूरे भरे होते हैं ना और जिसकी वैलेंसी 0 होती है उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा इनर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। नोबेल गैस किसे कहते हैं, तो आप बता देना आर्गन है, हीलियम है, क्योंकि ये किसी का रिएक्शन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो अपने आप में क्या है, पूरी है। समझ में आ गई, मतलब 0 है वैलेंसी इनकी, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। ये इन्होंने जो 2-4 लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है और ये वैलेंसी लिख दिया, ठीक है। ऐसे वाई का लिख दिया और वैलेंसी लिख दी, ठीक है। समझ में आ गई। और यहाँ पर हमसे वैलेंसी पूछी गई थी खाली दोनों की, और 2 मार्क्स का था। अब हमारा सेक्शन ए हो गया पूरा। अब आ जाओ सेक्शन बी पर। तो ये कह रहा है कि 40 kg, अच्छा देखो हिंदी में ऊपर देगा, फिर इंग्लिश में, पहले हम इंग्लिश में ही करेंगे ना, ठीक है। एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज फ्रॉम अ स्टैच बो। ये कह रहा है कि जो एरो है ना वो आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है, जब हम किस तरीके से जो धनुष होता है ना, ठीक है, उसमें वो छोड़ते हैं। देखो एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वो आगे की ओर बढ़ता है, जब धनुष मारते हैं ना तो आगे की ओर जाता है। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो ऐसे क्वेश्चन एक जरूर आता है,
कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गई। ये ना आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, एनर्जी वाला। तो उसमें उसी के बेस पर ऐसी क्वेश्चन बाहर से कोई भी दे सकता है। जैसे वो बोलेगा कि एक बच्चे ने बिजली पंखा चला दिया, तो कौन सी ऊर्जा किस में बदल गई, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी में, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट निकलेगी तो हीट एनर्जी में बदल गई। इस तरीके से साउंड आएगी तो साउंड एनर्जी में। तो ऐसे यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि एक एरो अगर मूव्स होता है और वो जब उसको रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो बहुत आगे जाने लग जाता है। तो यहाँ बताना है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदल जाती है। तो आप ये बोलेंगे, क्योंकि हमने इसमें मस्कुलर एनर्जी लगाई है, ठीक है, तो मस्कुलर एनर्जी से फिर पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें तो पार्ट्स है ना, तो आपको बी पार्ट भी करना पड़ेगा। अब हम बी पार्ट देख रहे थे, बी पार्ट क्या है। देखिए यहाँ बोला कि एक गर्ल है, वो 40 kg की है, ठीक है, और वो अपने घर की छत पर चढ़ रही है, टेरेस पर 15 फीट अबव द ग्राउंड, जो 15 फीट उसके ग्राउंड से ऊपर है, उसकी जो छत है, ठीक है। तो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 11 में ना 2 मेन है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है mv², ठीक है, एक है पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला है। देखो एनर्जी की जगह अगर आपसे वर्क भी बोल देगा ना, वर्क, तो ये वर्क ही है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको, ठीक है, वर्क का होता है कि फोर्स इनटू, जैसे अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आपको याद रखना है कि वर्क के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला एक कौन सा हो गया आपका, हो गया एफ इंटू एस। देखो ये डिस्टेंस को ना एस या डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक वर्क का फॉर्मूला और कौन सा हो गया कि भाई वर्क को भी हो सकता है फोर्स को खोल के दे दे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम जी, लिखो अगर धरती को नीचे जा रहा तो जी या ए, ठीक है, तो एस, ये हो गया, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब जब हाइट की बात आ जाती है ना, क्योंकि देखो हाइट जब हम ऐसे ना जाके ऐसे जाने लग जाएं तो इस एस की जगह हमने एच लगा दिया, तो इस एम जी एच फॉर्मूले का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। है ये वर्क की, तो अगर आपसे वर्क क्वेश्चन में ना बोले कि वर्क निकालिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एम जी एच दे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो है ये वर्क की। वर्क लिख लो या पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है वर्क का, 1/2 mv²। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप स्कूल में हो तो आप स्टूडेंट्स हो, घर पे गए तो आप अपने मम्मी या पापा के बच्चे हो गए, तो वही चीज़ है, जब उसका रूप बदल जाता है तो उसके अलग नाम रख दिए, ठीक है वो वर्क की। देखो अगर mgh है, ठीक है, अगर इस रूप में है तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। है ये वर्क की, मतलब है आप ही, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के पास है तो आप ही हो ना, वही चीज़ है, बस नाम बदल जाएगा। मेरे आप स्टूडेंट हो गए, घर में अपने मम्मी पापा के बच्चे हो गए। तो अब आप इसे करेंगे कैसे, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा 15 फीट है और 1 फुट की वैल्यू कितनी, 0.3, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे पहले, ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो 45.1 के बाद लग जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है, हाइट कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे कॉपी पर कैसे करेंगे, ठीक है, कॉपी पर कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कॉपी पर आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो देखो हाइट निकालना, क्योंकि देखो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे करा हुआ है इन्होंने, देखो ऐसे कर लेना, 15 फुट इजिकल टू 4.5 मीटर, ठीक है। कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया ना कि भाई देखो एक की वैल्यू को कितनी दे रखी है, 0.3, ठीक है, और 15 फुट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 आएगा ना, तो आप सीधा ये लिखिएगा 15 फुट इजिकल टू 4.5 आ गया आपका। ब्रैकेट में आप दिखा देना, ठीक है, ब्रैकेट में आप दिखा देना कि हमने 0.3 को मल्टीप्लाई करा है 15 से, ठीक है, तो 45 आ गया।
और 0.1 के लगा तो 4.5 आ गया। अब हमें बोला कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो mgh फॉर्मूला होता है, m कितना है 40, ठीक है, और g कितना 10, और मैंने आपको बताया था g क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। h कितना होगा 4.5, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1800 जूल आ जाएगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो केजी लिखा होता है ना, केजी यूनिट से पहचानना वो क्या है, तो जो केजी लिखा है ना वो मास है, और ये जो फिट है ना हमने इसको पहले मीटर बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो हमें यहाँ पर लिखा ही नहीं था जी की वैल्यू कितनी है, नहीं लिखा ना, तो हमारी मर्जी जी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें, हमारी मर्जी। और अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर अगर मैंने 9.8 ले लिया मेरा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर की में तो यहाँ पर 10 से करा हुआ है, देखिए नंबर नहीं काटेंगे, टीचर जो है ना वो जानते हैं, उन्हें अच्छे से आता है, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई? ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए बस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द बस इज 1000 kg। तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि कितना वर्क डन इंक्रीज हुआ। देखो अब आप सुनिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, और यहाँ पे हमें मास दे रखा है, तो आपको पहचानना है कि वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा। देखो एक फॉर्मूला कौन सा, तो मैंने आपको बताया था F इंटू एस, दूसरा कौन सा बताया था mgh, तीसरा कौन सा था 1/2 mv²। आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमें 36 लिखा है, तो ये v वाला है और ये मास दे रखा है, ठीक है, ये m है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो दे रखे हैं, जब हमें दो दिए होते हैं तो पहले वाले को हम u बोलते हैं, दूसरे वाले को हम v बोलते हैं। जब हमसे ये बोलेगा कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप बुक में देखेंगे ये फॉर्मूला लगाना होता है v² - u², ठीक है, समझ में आ गई। अब आप देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने u वाले का अलग निकाला, v वाले का अलग निकाला, फिर घटा दिया। बात एक ही है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यही आएगा 1.5 लाख ही आएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो आपको याद रखना है कि 36 दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है 72। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं ना, इनको मीटर पर सेकंड में हमें बदलना होता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट, देखिए हमें u कितना दे रखा है, हमें u दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप ऐसे ही कॉपी पर भी करेंगे, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 लिखेंगे और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 2/60 लिखेंगे। अब देखो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 2 1 2, ठीक है। अब 6 से काटो, 60 से 36, 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा आपका, केवल 10 बचा, नीचे 1 बचा, तो 10 बन जाए, 10 ही होता है, तो ये आपका कितना 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो आपका u कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। u निकाल लिया आपने, इसे आराम से कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना अच्छे से। अब v निकालते हैं, देखो v हमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप खुद सोचो 36 का डबल ही तो होता है, तो अगर वहाँ 10 तो 20 ही तो आएगा। फिर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि जब ओवर राइटिंग होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 लिख दिया और 2 बार हमने 60 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 2 1 2 कट गया, इसे काटो, 6 1 जा 6, एक इसे दे दिया, 6 2 जा 12 हो गया, और फिर काटो 6 2 12 हो गया, तो 2 की 10 में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आ गई। तो v इक्वल टू 20 आ रहा है, मैंने कहा था ना इसको डबल ही कर दो, तो v इक्वल टू आपको कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड लिखना है आपको। हमने u और v निकाल दिया। देखिए अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई ना, 1/2 m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अगर ओवर राइटिंग होगी तो कुछ दिक्कत ना हो समझने में। देखिए एम की वैल्यू कितनी है 1000, मास 1000 है। वी हमारा कितना 20 और यू हमारा कितना 10, ये निकला था ना। तो देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 500 आ गया। और देखो 20 की 20 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा 400 आएगा, हाँ या ना। और 10 की 10 में करोगे कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो यहाँ पर कितना आपका 500, तो 400 में से 100 का कितना बचा 300। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आप देखेंगे 1,50,000 ही आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, तो देखो सेम आंसर आपका आ रहा है जो मैंने अभी आपको आंसर दिखाया अभी था। देखिए यही आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप अलग अलग कर भी सकते हैं, फिर घटा देना जैसे मैंने करा है, अब वैसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखिए 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलोंग विद इट्स इक्वेशन। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है, और आल्सो राइट 2 ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी 2 इम्पोर्टेंस भी बतानी है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो आप लिखेंगे एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। हर कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स में विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली, और जो बल लगता है, जो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो पावर लगती है, जो फोर्स लगता है, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कि उनका जो है ना वजन कितना है। ठीक है, मतलब जितना वजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है उनके बीच में फोर्स बढ़ेगा। देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया, बोलेगा कि जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये है एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और बोले कि दोनों को ऑब्जेक्ट डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो देखो अगर डबल किया तो यह भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 फोल्ड हो जाएगा, मतलब फोर्स भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, बुक में देखना, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें बोलेगा कि एक का मास डबल हो गया तो फोर्स कितना होगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई तो क्या होगा। तो वही बता रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस दूर होगा और दूर होगा, तो उतनी ज़्यादा पावर जो है वो 4 गुना हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो डी का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 4 गुना नहीं, मतलब जैसे अगर दोनों में आधी हुई डिस्टेंस, दोनों में मतलब आधी का मतलब होता है जैसे अभी डिस्टेंस इतनी है तो ये डिस्टेंस दोनों में आधी हो गई, कम हो गई, तो जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में डबल हो जाती है, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच के डबल हो जाती है, तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। इस तरीके से उल्टा रिलेशन है, उल्टा। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया ना इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ये बताता है कि जो प्लैनेट्स है ना वो चक्कर लगाते सूरज का। ठीक है, जो प्लैनेट है चक्कर लगाते सूरज का। ठीक है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये पॉइंट्स में लिखना आप। एक पॉइंट ये हो गया, फिर दूसरा पॉइंट ये, इसी वजह से जो मोशन होता है मून इसलिए धरती का चक्कर लगाता है। एंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम नहीं छोड़ते धरती के बाहर। ठीक है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट का तो कमाल है। और इट आल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेनफॉल, और ये रेनफॉल कैसे होती है, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर ऑन द अर्थ, किस तरीके से पानी बहता है, वो सब ये एक्सप्लेन करता है। ग्रेविटेशन ये जो ये सब बताता है। समझ में आ गई? तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट में बोला गया है कि व्हाट डज जी एंड जी स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है जो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। और ये जो जी है ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, याद रखना। और इस बड़े जी की वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ रिलेशन बोला है या बताया कि दोनों के बारे में बताओ, तो आपको दोनों की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। जो बड़े जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67
मल्टीप्लाई 10⁻11। उसके बाद आप इसकी ऐसे यूनिट भी बताएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो एक बार बता दो, ये केजी लिखा है, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो आपने मीटर न्यूटन जैसे लिखा ना, मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस लगा के। इस माइनस का मतलब होता है बटे में है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये केजी है, ठीक है, केजी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो और छोटे जी की वैल्यू कितनी होती है, देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई, ऐसे ही 2 है। तो अब नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन कौन सा है। देखिए हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ बोला कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो आप देखिए एक बार, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये है और जो सोडियम क्लोराइड उसका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। तो आपको केवल इसके आगे फॉर्मूला लिख देना है। ये जो पूछा गया ना आपसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना, फिर फॉर्मूला लिख देना, सोडियम क्लोराइड लिखना, फिर उसके आगे उसका फॉर्मूला लिख देना। और ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा। देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम को आपको सिंबल पता होना चाहिए, लिख लिया। हाइड्रोक्साइड का सिंबल पता होना चाहिए, लिख लिया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की होती है 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने करा होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और ये हो जाएगा OH, बाहर लग जाएगा इसके 3, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बना। ऐसे ही जो सोडियम क्लोराइड उसका कैसे बना, देखो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा NaCl, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट में देखो आपको यहाँ पे सिंबल लिख के देते, पूछ रहे नाम क्या है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या है ये और इसका नाम क्या है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके 11 क्वेश्चन पर आ जाओ। 11th में बोल रहा है कि आपको ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज की ये वैल्यू है, ऑक्सीजन जो है वो बन जाती है। ये कह रहे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। तो ये कह रहा है आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ग्लूकोज का। देखो बहुत ईजी है, हमें वैल्यू ही दे दी है, यहाँ पर हमें वैल्यू दे दी, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कितना आसान है। देखो और वैसे भी आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पे देखना, C6H12O6 ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो इधर C6H12O6, तो आपको पता होना चाहिए कि C की वैल्यू कितनी होती है। C की वैल्यू होती है 12, H की वैल्यू तो 1, O की वैल्यू कितनी होती है 16 × 6, ठीक है। तो 12 से कितना हो गया 72, 12 6 22, 12 1 12 और 16 6 कितना होता है आपका, ठीक है 96 होता है। तो अब इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया। तो 9 और 1 10, 17 180, तो 180 U आ गया। U में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना आपका आंसर, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। समझ में आगे कैसे करना होता है। और देखो ये जो C6H12O6 है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले बताया जा रहा है कि यहाँ हिंट दे दी जाएगी, ठीक है। तो हिंट दे दी, और क्या चाहिए। देखो आपको C दे रखा 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। H1 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और 16 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीनों को जोड़ दो। क्या आपसे ये नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। इसमें बोल रहे हैं एटम कितने होंगे, ठीक है। एटम की पूछ रहे, एटम की संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम बताएंगे 6.022 10⁻23, यानी कि 1 मोल एटम ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12 में होते हैं, ठीक है।
और देखो हम कार्बन के बेस पर ही लेते हैं, तो एवोगाद्रो वैल्यू भी आपको पता होगी, वही है ये, ठीक है। तो उसी को सॉल्व करके निकाली जाती है, ठीक है। तो हमारा कितना इसका आंसर है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है डिफाइन केटायन एंड एनायन। आपको केटायन एनायन क्या बताना है। व्हेन सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, जब सोडियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व किया जाता है, इट फॉर्म्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन देता है। तो कह रहे कैटेगराइजेज दैम इनटू केटायन एंड एनायन। तो आपको कैटेगराइज करना है कौन केटायन है कौन एनायन है, और आपको सिंबल भी उसके लिख के दिखाने हैं, ठीक है। अब 12 का आंसर देखिए, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। आयन जो होते हैं वो 4 पार्टिकल्स होते हैं। और ये क्या कह रहा है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कोई भी एटम जिसके अंदर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस, हम उसको बोलेंगे कि उसमें चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। और वो चार्ज कौन सा हो सकता है, पॉजिटिवली हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन का है तो उसको हम कैटायन बोलेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन का है तो उसे एनायन बोलेंगे। तो ऐसे ही जो सोडियम है उसका 281 होता है ना, ठीक है, वो किसी और को कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कैटायन है, ठीक है। और जो आपका क्लोरीन है यानी कि 287 होता है, तो ये किससे ले लेगा, तो ये इसका एनायन बोलेंगे, इसको नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे देखो 13 क्वेश्चन कौन सा है। 13 में कह रहा है व्हाट आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आपको उसकी 2 एप्लीकेशन बतानी है। देखिए आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम्स होते हैं, मास नंबर डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो आप जब बुक में भी देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से बताता भी हूँ। पहले इसका ए पार्ट करते हैं फिर इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आइसोटॉप में जो एग्जांपल है ना वो ये है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, आप अपने बुक में देखेंगे ना ट्रिटियम ये है। तो जब आप डिफाइन लिखेंगे ना आइसोटॉप्स की, तो अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स have been identified which have the same atomic number but different mass number, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप यहाँ से भी लिख देना इन नेचर, तब भी ठीक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का ये देखो ये प्रोटियम, देखो इनका देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी को नंबर को लिखते हैं ना, जैसे एलिमेंट को लिखते हैं जैसे ये, तो नीचे एटॉमिक नंबर होता है, उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये देखो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। और इसका एक एग्जांपल और है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1, ये तो इसी का ही हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये दे रखे, देखो यहाँ पे अदर सच एग्जांपल, और ये 2 एग्जांपल और दे रखे हैं। आप बुक में देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी आंसर दिखा तो जो आंसर लिखा हुआ है वो, ठीक है। आंसर में ना इन्होंने केवल डेफिनेशन दी है, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेशन भी वो भी यहाँ तक दिया है। और यहाँ बोला गया कि करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, मतलब बच्चे ने जो एप्लीकेशन लिखी है वो उसको करेक्ट कीजिए, चेक कीजिए। तो उन्होंने पूरा लिखा नहीं है, तो मैंने आपको दिखा दिया ना, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ना व्हाट आर आइसोटॉप्स, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या है और उसके 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है। एग्जाम्पल है, पूछा नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया, एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनो। देखिए जो मीनिंग है वो तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद कर लेना। एग्जाम्पल उसका ये है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ बता रखा है कि इनका एटॉमिक नंबर देखो सबका एक है और इनका मास नंबर 1 2 3 अलग अलग है। और एक एग्जांपल आपको ये मिल जाएगा और दूसरे एक और एग्जांपल ये मिल जाएगा। टोटल 3 एग्जांपल दे रखे हैं, 2 याद कर लेना कोई से भी, ठीक है। नीचे का कोई नोट नहीं करना, ठीक है। अब आगे सुनो, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ये लिखी हुई है। एप्लीकेशन मतलब तो इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो आपको 3 एप्लीकेशन ये बतानी है।
जैसे एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, थोड़ा हो सकता है ब्लर नजर आ रहा हो, एनसीईआरटी में देखेंगे मिल जाएगा। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कोबाल्ट का यूज़ है उसका प्रयोग कैंसर का इलाज करने के लिए किया जाता है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। और जो आइसोटोप आयोडीन का है ना उसका प्रयोग गोइटर के इलाज के लिए किया जाता है। समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बी पार्ट में बोला गया आइडेंटिफाई द एटम हुज स्ट्रक्चर इज शोन इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दे रखा है ये किसका स्ट्रक्चर है? आप देखेंगे पहले में कितने भरे हुए हैं, 2 भरे हुए हैं। ठीक है, तो इनके के में 2 भरे हुए हैं। एल में कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको कहा था ना एल में 8 ही होते हैं। अगर अगला वाला बना हुआ तो एल में 8 होंगे, के में 2 ही होंगे। और एम में कितने? 1 और यहाँ 2, तो 2 है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 12 है टोटल। तो इसका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बना है? मैग्नीशियम का। ऐसे एग्जाम में बोलेगा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर में आपको ऐसे बनाना है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आप ये लिख देंगे आंसर। ठीक है, आप पूरा लिखना, एमजी मत लिखना, पूरा मैग्नीशियम लिखना। ठीक है, पूरी उसकी फुल फॉर्म पूरी स्पेलिंग लिख देना। ठीक है, जो है। ठीक है, अब हमारा है सेक्शन सी। ठीक है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया कि राजू ऑब्जर्व्ड दैट इन हिज हाउस फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज एवरीडे। उसने बोला देखा कि उसके घर में रोज़ जो है ना ये डिवाइसेस यूज़ होते हैं। जैसे 4 ट्यूबलाइट्स जो है ना, और जिसमें 40 वोल्ट की एक है वो 8 घंटे तक चलती है। और एक टीवी है जो 120 वाट का जो 6 घंटे तक चलता है। एक वाटर पंप मोटर है जो 1000 वोल्ट की है जो 1 घंटा चलती है। तो ये कह रहा है कि अब आपको निम्नलिखित के आंसर देने हैं। पहले आपको बताना है राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच इज ऑन। जब हम ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं तो कौन सी एनर्जी किस में बदल गई है? आप सिंपल सी बात बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में बदल जाती है? लाइट एनर्जी में बदल जाती है। तो पहले वाले का तो आंसर आप बता देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में बदल जाती है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि सजेस्ट 2 मेथड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपको 2 मेथड बताने जिससे आप बिजली को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 कौन से उपाय हैं जिससे आप बिजली बचा सकते हैं? जैसे स्विच ऑफ व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, और एक तो ये हो जाएगा। आपको यहाँ लिखा कोई से भी आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और वियर स्वेटर्स। ठीक है, व्हेन इट इज़ विंटर। ठीक है, जब विंटर है तो स्वेटर्स पहने। नोट यूज़ हीटर्स। ठीक है, आप हीटर्स का यूज़ ना करें। ठीक है, तो इस तरीके ये तो अपने बना कर लिख सकते हैं। कोई भी आप बता देना, कोई 2 तरीके जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें। अब उसके बाद सी देखो कौन सा है। देखिए हमसे 14 क्वेश्चन में ना जो सी पार्ट है वो बोला गया है कि व्हाट विल बी हिज हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का जो महीना है ना उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। और यहाँ बोला गया इफ़ द गिवन रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज़ ₹3 पर यूनिट, और 3 रुपये पर यूनिट है। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखो मैं बिल्कुल आपको ना इसे आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप कैमरा ओपन करता हूँ। ठीक है, आप आराम से समझिएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पर 4 ट्यूबलाइट्स हैं और जो 4 ट्यूबलाइट्स हैं ना वो हर 40-40 वोल्ट की हैं और 8 आवर्स तक हैं। देखो जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना तो आपको पहले से उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमें एक ट्यूबलाइट दे रखी है ना, 1 ट्यूबलाइट, तो वो कितना हमें दे रखा है? यहाँ पे 40 वोट दे रखा है। तो हम इसको किस में बदल देंगे? किलोवाट में बदल देंगे। तो 40 अपॉन में 1000 लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे तो इस 0 से 0 कैंसिल हो गई। इस 0 की जगह कितना आ गया? 4 आ गया। इस 0 की जगह 0 आ गया। 1 की जगह पॉइंट लग गया तो ये आ गया। ठीक है, 0.04 किलोवाट आ गया। तो ये 1 ट्यूबलाइट है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं? 4। ठीक है, तो 4 ट्यूबलाइट का कितना आएगा?
ये ई है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 को, तो याद आएगा 0.16 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। ये हमने 1 ट्यूबलाइट का निकाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है टीवी का, ठीक है। तो 1 टीवी, ठीक है, वो कितने यहाँ पर है, 1 टीवी जो है वो 120 वाट का है। तो इसको भी किलोवाट में बदलने के लिए हम 1000 लिख देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस 0 की जगह 2 आ जाएगा, इस 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया किलोवाट, ठीक है। समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमें दे रखा वाटर पंप। तो वाटर पंप लिख लीजिए, ठीक है। जो आंसर किया ना उसमें ना थोड़ा सा अलग सा दे रखा है, अभी दिखा दूँगा, मिस्टेक सी लगी हुई थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो 1000 है, तो इसको बदलेंगे जब हम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोवाट ही आ जाएगा, 1 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। अब आप देखिए हमने सबको किलोवाट में बदल दिया। अब हमें पता लगाना है कि ये ट्यूबलाइट है ना वो कितना कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय 4 ट्यूबलाइट, ठीक है। कितनी ट्यूबलाइट है, 4 ट्यूबलाइट, ठीक है, पर डे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में कितना करती हैं, ठीक है, पर डे में कितना करती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहे हैं पर डे में, तो हमारे पास कितना निकला है, यहाँ निकला आप देखिए 0.16 दे रखा है। तो 0.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन में जो है ना वो कितना घंटे चलती हैं, आप बताइए कितने घंटे चलती हैं वो, एक दिन में कितने घंटे चलते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 8 घंटे चलती हैं, ठीक है। जब 8 घंटे चल रही है तो हम उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है। 16 8 से कितना होता है, 128 होता है, तो 0.2 के बाद लग गया, ठीक है। तो 1.28 किलोवाट आवर आ गया। और किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो 1.28 यूनिट आ गई, ये एक दिन की आई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें क्या दे रखा था, टीवी दे रखा था। तो हम टीवी का लिखेंगे सेम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है, कंज्यूम बाय और टीवी, ठीक है। तो ये ए स्मॉल ही कर लो, और टीवी। तो कितना घंटे चलता है टीवी हमारा, यहाँ देखो 6 आवर चलता है, और टीवी का हमने कितना निकाला 0.12। तो 0.12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 12 से कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.72 यूनिट आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देखें वाटर पंप। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय वाटर पंप, ठीक है। तो कितना दे रखा है हमें वाटर पंप का, हमने कितना निकाला 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट कितने घंटे चलता है हमारा, और 1 ही घंटा चलता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1 किलोवाट आवर इजिकल टू 1 यूनिट आ गई। समझ में आ गई। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ गई, उसके बाद टोटल लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय राजू इन 1 डे, एक दिन में कितनी उसने कंज्यूम करी है। देखिए कितने करी है, आप देखेंगे यहाँ पर कितना था, हमारा एक आई 1.28, 0.72 और 1, तो 112 हो गए, और इसको जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 यूनिट। और हमें पूरे मंथ की निकालनी है, ठीक है। और मार्च के महीने में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं।
तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय राजू, अगर राजू नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, इन 1 मंथ, क्योंकि पूरी फैमिली यूज़ कर रही है, ठीक है। अभी आपको ऑफिशियल में दिखा दूंगा, जो लिखा होगा वही लिख देना, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 93 आ जाएगा यूनिट। और अब हमें बिल निकालना है, ठीक है। तो मंथली बिल कितना आ गया, ठीक है, बिल फॉर द मंथ, ऐसे लिख दो, बिल फॉर मंथ, कौन सा मंथ, ऑफ मार्च, ठीक है। तो मार्च के महीने का बिल कितना आएगा 93, कितने रुपये ले रहा था वो, कितना ले रहा था 3 रुपीज़, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका बिल जो है वो कितना आ जाएगा 279 आ जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। अभी ऑफिशियल में दिखा दूंगा मैं आपको। अब इस पूरा पेज को आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये किया हुआ है, आप इसे भी आराम से देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया रिटर्न में करके। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये बोल रहा है नेक्स्ट और में ऊपर वाला करो या नीचे वाला, ठीक है। तो मतलब इस सी में ऑप्शन है, सी में सी करो या ये वाला करो, ये मैं सोचना कि ऊपर के तीनों में से तीनों करने ये करना है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से एक करना है। तो यहाँ बोला गया कि हाउ मच वाटर पर मिनट द एवर वाटर पम्प कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये कह रहा है कि कितना पानी जो है ना वो 1 मिनट में जो है ना वाटर पंप ले जा पाएगा अगर हाइट जो है वो 10 मीटर की है। तो देखो हमें हाउ मच वाटर मतलब पानी की क्षमता पता लगानी है, मतलब कितना मास निकाल के वो ले जाएगा, तो एम निकालना है। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, ये शायद आपको ब्लर नज़र आ रहा हो, अब सही नज़र आ रहा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने आपको बताया था ना पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे mgh वाला, ठीक है, और टाइम टेकन को t। अब आप देखिए पावर कितनी दे रखी है आपको, यहाँ देखिए। तो हमें वाटर पंप की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें दे रखा 1000 वाट। तो यहाँ पर हमने इस पावर की जगह 1000 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 1000 लिख दिया। हमें एम पता लगाना है, जी हमें कितना दे रखा है 10 ले लिया, एच हमारे को 10 दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है 1 मिनट बोला है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं, ठीक है। अब इन सबको उधर ले जाओ, ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों 10 है नीचे चले जाएंगे, इजिकल टू में क्या एम, ठीक है। तो एम इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक है। तो एम इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ कितना कट गया 2 जीरो कट गया, तो 60 की 10 मल्टीप्लाई करी 600, तो 600 kg आ गया। समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आंसर देख लो एक बार, देखो इन्होंने भी यही आंसर आया इनका भी, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे करा है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट जल्दी से। देखिए लास्ट में बोला गया है कि ये केस स्टडी बेस्ड है ना, तो बोला गया कि अ डॉग बाइट्स अ बॉय, एक जो डॉग है वो एक बच्चे को काट लेता है। व्हेन ही वाज डिस्टर्बिंग हिम इन अ स्ट्रीट, जब उसे गली में उससे पंगे ले रहा है, उससे तंग कर रहा है। हिज फादर टेक्स हिम टू द डॉक्टर, उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब 7 इंजेक्शन टू हिम, उसे बोलते हैं कि 7 इंजेक्शन से लगेंगे। अब आपको आंसर देना है, विच डिसीज़ कैन बी कोज बाय डॉग बाइट, जब कोई कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। और दिस डिसीज इज कोज बाय विच इन्फेक्शन एजेंट, ये किस इन्फेक्शन एजेंट से होती है। देखिए हम जानते हैं कि जब डॉग बाइट करता है तो रेबीज़ की बीमारी होती है, और रेबीज़ जो है वो क्या है, वो वायरस से होता है, ठीक है। रेबीज़ कोज बाय वायरस, समझ में आ गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट में इससे क्या पूछा फटाफट देख लेते हैं। बी पॉइंट में बोला गया यहाँ पर आपको कि व्हाट आर वैक्टर्स, वैक्टर्स क्या होते हैं, नेम 2 वैक्टर्स बोर्न डिसीज, और वैक्टर से होने वाली 2 बीमारी आपको बताना। तो आप बताएंगे वैक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैक्टर जीवित जीव होते हैं, और दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजन
बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये कह रहा है ये इंसान से इंसान को भी हो सकता है, जानवर से भी इंसान को हो सकता है, जैसे रेबीज, डेंगू, चिकन गुनिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के सब वेक्टर्स कहलाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि ये द इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर वाज द वैक्सीन। जो इंजेक्शन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा वो वैक्सीन है। हाउ दिस वैक्सीन विल सेव द लाइफ ऑफ द बॉय। ये जो वैक्सीन है बच्चे की लाइफ कैसे बचा देगी। तो आप लिखेंगे वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, और ये इस प्रकार का डिज़ाइन होता है जैसे मनुष्य की वो जान बचाता है फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाता है, कोज बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, एंड वायरस से होती है। और ये कह रहा है दे हेल्प द इंडिविजुअल टू बिल्ड हिज इम्यूनिटी। और ये जो उसको वैक्सीन लगाई जाती है ना, इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, किसी खास प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए। दिस वैक्सीन विल हेल्प द बॉडी, और ये वैक्सीन बॉडी की हेल्प करती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, ताकि वो एंटीबॉडी बना सके विच फाइट अगेंस्ट द डिसीज, उस बीमारी से वो लड़ सके, कोजिंग पैथोजन एंड सेव द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। और जो भी बीमारी होने वाली उससे वो बच सकेगा, उसकी जो लाइफ है वो सेफ हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि एक बात बोली गई है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज़ बेटर देन इट्स क्योर। मतलब बीमारी से बचाव करना ज़्यादा अच्छा है उसकी क्योर से। ठीक है, मतलब बीमारी को होने ही मत दो, फिर आपको क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये कह रहा है आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। देखिए बिल्कुल सही बात बोली गई है। तो बोलेगी एज द डिसीज इफेक्ट द बॉडी, क्योंकि जो बीमारी होती है वो बॉडी को इफेक्ट कर देती है। द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कैन बी अ कंसर्न। और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ना वो एक कंसर्न वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो हो सकता है वर्क करना कम कर दे या बंद कर दे। तो एंड मेडिकेशन नीड्स विच कैन कोज साइड इफेक्ट। और जब मेडिकेशन दवाइयाँ वगैरह ली जाएंगी तो उससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है। और देयर आर सर्टेन डिसीज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड सो प्रिवेंट। इसलिए बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जिसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए बीमार से दूर ही रहो, कि ये नहीं कि बीमारी हो जाए फिर उसका इलाज करते रहो। तो बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई बात नहीं बहुत से लोग लापरवाही कर जाते तो इसकी वजह से बीमारी बन जाती है, फिर उसकी दवाइयाँ खाते रहो तो वो नुकसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा करवा दिया। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए और काफ़ी एफर्ट लगे। वीडियो को लाइक जरूर करता करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।